अच्छा देखिए क्या निकालना है बताइए। द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो बताइए आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूल निकालना है। क्या निकालना है, मॉलिक्यूल। अच्छा जब भी लिखा हो ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल, मतलब बताइए तो लिखेंगे मोल इज इक्वल टू, मोल इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूल डिवाइड बाई Na होता है क्या, समझ में आ रही है। तो आपको मोल दिया है, कितना दिया है भाई 6.02, तो उसको आप देखिए थोड़ा सा मैं सॉल्व करा दूं यहाँ, देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, मोल मल्टीप्लाई बाई Na, ठीक है। तो बताइए मोल मल्टीप्लाई बाई Na, मोल कैसे निकालेंगे, मोल का मतलब द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो मोल कितना ही है बताइए 10 ग्राम, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 इंटू 10 की पावर 24 CO मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मोल क्या हो जाएगा, टेन, तो क्या हो जाएगा बताइए, मोल हमारा कितना आ गया 10, तो क्या निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या निकालना है, मोल, तो कितना मोल आ गया 10, समझ पा रहे हैं क्या, ग्राम मॉलिक्यूल निकालना है, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल निकालना है, समझ में आ रही है। तो इतना लिखा है ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 10 मोल हो जाएगा, और 10 मोल का जगह में आप क्या भी लिख सकते हैं 10 ग्राम मॉलिक्यूल, किसका, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन, हाँ ठीक है। अच्छा बताइए अगर 1 मोल CO है तो ऑक्सीजन का कितना मोल होगा, तो ठीक है सेम बात है, अगर 1 मोल CO होगा तो उसमें ऑक्सीजन के भी तो 1 ही मोल होगा, कार्बन का भी 1 मोल होगा, मतलब जो CO का मोल आएगा वही ऑक्सीजन का भी मोल होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या, अगर वही ऐसा होता तो CO2 लिखा होता तो अगर इसके 1 मोल आता तो ऑक्सीजन का 2 मोल हो जाता, तो अगर इस पूरा मॉलिक्यूल का मतलब पूरा ये कंपाउंड का मोल 10 आया है तो ऑक्सीजन के कितने हो जाते मोल 20, मतलब डबल ना हो जाएगा, मतलब जो अगर ये पूरा कंपाउंड का अगर 1 मोल लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन का 2 मोल प्रेजेंट होगा, समझ पा रहे हैं। लेकिन हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर 1 मोल CO लेंगे तो उसमें 1 मोल ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए तो शुरू करा जाए, सॉल्व करते रहना है। चलिए तो देखिए ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो एक्स्ट्रा पॉइंट है, थोड़ा आपको ध्यान देना है। एक्स्ट्रा पॉइंट डेंसिटी से रिलेटेड, तो देखिए हमारा जो डेंसिटी होती है, एक होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक होती है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। एक क्या होती है भाई एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक होती है रिलेटिव डेंसिटी। जब भी एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात करते हैं, अगर हमारे पास में सॉलिड लिक्विड के लिए कैलकुलेट करना है, अगर मान लीजिए हमारे पास में क्या है भाई सॉलिड है और लिक्विड है और इस सॉलिड और लिक्विड का डेंसिटी को निकालना है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम, ये फॉर्मूला लगा के हम लोग सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी को निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास में सॉलिड है और लिक्विड है और उसकी डेंसिटी को मेजर करना है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। लेकिन अगर हमारे पास में गैस है भाई, क्या है, फॉर गैस है, तो बताइए गैस के लिए डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था,
डेंसिटी इज इक्वल टू PM बाई RT। क्या ये फॉर्मूला लगाएंगे ना भाई, डेंसिटी इज इक्वल टू PM बाई RT। समझ में आ रही है? कोई भी गैस का डेंसिटी को मेजर करना है, मैं आपको बता भी रहा था, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस क्या होता था, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी पढ़े थे क्या, वेपर डेंसिटी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखिए हमारा जो रिलेटिव डेंसिटी होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है वेपर डेंसिटी, एक होता है वेपर डेंसिटी, और दूसरा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। समझ में आ रही है? दूसरा होता है वेपर डेंसिटी। अच्छा बताइए वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, बताइए वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ गैस क्या था, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। यहां में हम लोग लिख रहे थे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा अब यहां में एक नया टर्म आ गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है, इसका वैल्यू निकालने के लिए, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कोई भी सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर के डेंसिटी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो नाम क्या हो जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या नाम हो जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। समझ में आ रही है? थोड़ा सा आप कॉपी कर लीजिए। तो वेपर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस ऑफ डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। देखिए वाटर की जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो डेंसिटी होती है वही होती है 1 ग्राम पर ml। तो ये जो हमारा टर्म्स है वो केमिस्ट्री में यूज होने वाला नहीं है, ठीक है, तो आपको जस्ट याद रखना है। तो ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी क्या है, एक रिलेटिव डेंसिटी होती है। रिलेटिव का मतलब आपको बताया भी गया था, एक का डेंसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रही है? तो आप चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, हम लोग लिखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। ये आपको ये नहीं कि पूरा याद करना है, ये हमारा नीट में इतना नहीं आया। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज कंपोजिशन, या इसी को बोला जाता है परसेंटेज मास। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई भी कंपाउंड है भाई, उस कंपाउंड में कोई भी हमारे पास में एक कंपाउंड है, उसमें एक एलिमेंट का कंपोजिशन कितना है, एक एलिमेंट का अमाउंट कितना है, उसको कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन से। तो लिख लीजिए एक लाइन, इट रिप्रेजेंट द mass of an element, it represent the mass of an element in gram, it represent the mass of an element in gram which is present in 100 gram of compound, which is present in 100 gram of compound, which is present in 100 gram of compound। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बात करें भाई, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम लोग यहाँ में 100 ग्राम ले लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ में हमारे पास में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसका 100 ग्राम है, तो इस 100 ग्राम में कैल्शियम का कितना कंपोजिशन है उसको कैलकुलेट करते हैं, तो क्या बोला जाता है, मास परसेंटेज। समझ पा रहे हैं? मास परसेंटेज का मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। तो मास परसेंटेज का जो परसेंटेज कंपोजिशन होता है उसका फॉर्मूला क्या है भाई, देखिए उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास, नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास डिवाइड बाई मोलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलिक्यूलर या मोलर मास लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, फॉर्मूला हो गया। तो परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या बताइए, नंबर ऑफ एटम इंटू एटॉमिक मास डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं क्या? जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए भाई, देखिए Fe2SO4 दे दिया जाए,
Fe2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, ऐसा लिखा गया है। और पूछा जाए बताइए यहाँ में आयरन का कितना कंपोजिशन है, सल्फर का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस कंपाउंड का मोलर मास निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे भाई, मोलर मास। तो मोलर मास क्या हो जाएगा, 2 इंटू आयरन का 56 प्लस सल्फर का कितना होता है भाई 32 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाई 3, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 400। कितनी आ जाएगी भाई 400। तो इनका मोलर मास आ गया 400। अब इसमें निकालना है कि आयरन का कितना कंपोजिशन होगा, ठीक है। तो बताइए परसेंटेज ऑफ आयरन निकालना है, तो यहाँ में क्या फॉर्मूला है बताइए, नंबर ऑफ एटम, आयरन के कितने एटम है 2, और उसका एटॉमिक मास कितना है आयरन का 56, टोटल कंपाउंड का मोलिकुलर मास 400 इंटू, समझ में आ रही है। तो यहाँ में क्या निकल जाएगा, आयरन का कंपोजिशन निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या। इसी प्रकार आप ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं। अच्छा अगर बताइए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो क्या करेंगे बताइए, ऑक्सीजन के कितने एटम है 12 इंटू ऑक्सीजन का मास 16, टोटल मास 400 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये ऑक्सीजन का कंपोजिशन निकल गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अच्छा देखिए कभी कभी यहाँ में ही बोला जाता है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, क्या बोला जाता है भाई, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। अच्छा देखिए मिनिमम मॉलिक्यूलर मास को, जैसे ये हमारा क्या है मोलर मास ऑफ कंपाउंड है, तो अगर आपको कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना है, देखिए अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना है तो वहाँ में नंबर ऑफ एटम भी मिनिमम होना चाहिए, और मिनिमम कितना ही हो सकता है 1। तो जब भी हमको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना है तो हम लोग नंबर ऑफ एटम का जगह में 1 पुट कर देते हैं, तो वहाँ से जो मोलर मास कैलकुलेट होता है वो मिनिमम होता है। समझ में आ रही है। जैसे अगर मैं बोलूँ बारिश हुई, तो भाई बारिश होने के लिए कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 1 तो ड्रॉप तो गिरना ही चाहिए, है कि नहीं। उससे हो सकता है कि बारिश तो बहुत ज़्यादा आ सकता है, लेकिन अगर बारिश आना है तो उसका नेसेसरी कंडीशन क्या है कि एक ड्रॉप तो पानी आना ही चाहिए। तो उसी प्रकार अगर कोई भी कंपाउंड का मोलर मास मिनिमम हो तो वहाँ में नंबर ऑफ एटम को भी मिनिमम कर देते हैं, और मिनिमम मानते हुए एक चलते हैं। उस समय उसका परसेंटेज कंपोजिशन क्या हो जाता है, 1 इंटू एटोमिक मास डिवाइड बाई मिनिमम मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाई 100। एक क्वेश्चन लिखिए, देखिए एक कंपाउंड है, a compound has molecular mass, a compound has molecular mass 194, a compound has molecular mass 194, it contain 29% of nitrogen, it contain 29% of nitrogen by mass, it contain 29% of nitrogen by mass. Find the number of atom, find the number of atom of nitrogen, find the number of atom of nitrogen present in 1 molecule of compound, 1 molecule of compound। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ए कंपाउंड हैज मोलिकुलर मास 194, इट कंटेन 29% ऑफ नाइट्रोजन बाई मास, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, द नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। उस कंपाउंड में कितना हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ एटम होगा नाइट्रोजन का, ठीक है भाई। तो देखेंगे तो आप यहीं में आप फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। अभी फॉर्मूला लिखाया गया था ना, परसेंटेज कंपोजिशन, बताइए परसेंटेज कंपोजिशन सॉल्यूशन क्या होगा, परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास डिवाइड बाई मोलर मास इनटू 100। यही तो था ना फॉर्मूला भाई। अब यहाँ में देखिए परसेंटेज कंपोजिशन कितना दिया है नाइट्रोजन का, कितना दिया है 29 डाल दीजिए, और नंबर ऑफ एटम आपको निकालना है, तो नंबर ऑफ एटम, और किसके एटम है भाई, नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बताइए 14, और उसका मोलिकुलर मास कितना दिया है 194 मल्टीप्लाई बाई 100। तो क्या यहाँ से आपका नंबर ऑफ एटम निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, निकल जाएगा ना भाई। तो बताइए यहाँ में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 29 इंटू 194 इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, क्या ये इसको मैं डायरेक्टली यहाँ में डिवाइड कर सकता हूँ क्या, 14 इंटू 100 क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ एटम, और जो नंबर ऑफ एटम यहाँ से निकलेंगे वो निकलेंगे 3 पॉइंट समथिंग आएंगे, 3.99 समथिंग,
और नंबर ऑफ एटम तो हमेशा फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग लेके लिख सकते हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ एटम होगा वो 4 आएगा। क्या कॉपी हो गई? समझ में आ रहा है होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखिए एन अमीनो एसिड an amino acid has 0.032% सल्फर बाई मास। सल्फर को S लिख दीजिएगा, सल्फर बाई मास if each molecule has one sulfur atom, only, then find how many molecules are present in 1 gram of amino acid। क्या आप पहले बताइए, आपको क्वेश्चन समझ में आया है? देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया है। किसका दिया है? सल्फर का दिया है ना। तो बताइए सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इंटू एटॉमिक मास डिवाइड बाई मोलर मास इंटू 100। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? और बताइए आपका जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो कितना दिया है? 0.032 और वहाँ में नंबर ऑफ एटम कितना बोला गया? 1 बोला गया। और सल्फर का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बताइए? 32 डिवाइड बाई मोलर मास इंटू 100। क्या यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नहीं है। तो अब बताइए अगर आपको निकालना है मोलर मास, तो क्या ये मोलर मास को इधर लाइए और ये नंबर को इधर ला दीजिए। तो बताइए यहाँ से मोलर मास आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो मोलर मास कितना आ जाएगा बताइए? ये हो जाएगा, देखिए 32 इंटू 100 डिवाइड बाई 0.032। अब बताइए डेसिमल के बाद इधर है तो क्या इसको 10 की पावर 3 से तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और जब 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ में क्या आ जाएगा? ये देखो ऑलरेडी 10 की पावर 2 है कि नहीं है। तो क्या इसको लिखा जा सकता है 32 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइड बाई 32 लिखा जा सकता है ऐसा। तो बताइए हमारा जो मोलर मास आ गया वो कितना आ गया बताइए? 10 की पावर 5 आ गया कि नहीं बताइए? तो मोलर मास हमारा निकला और 10 की पावर 5 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास का यूनिट जो होती है वो क्या होती है बताइए? ग्राम पर मोल। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नहीं। अच्छा बताइए मोलर मास का मतलब क्या होता है? एक मोल का मास है कि नहीं? एक मोल का मास कितना आ गया बताइए? 10 की पावर 5 ग्राम। मतलब एक मोल अमीनो एसिड का जो मास है वो कितना है बताइए? 10 की पावर 5 ग्राम। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो इसका मतलब क्या है भाई? देखिए इसका मतलब मीन्स क्या हो जाएगा? ये तो मास ऑफ 1 मोल, या आप इसको क्या लिख सकते हैं? Na। 1 मोल बोलो या Na बोलो, बात सही है ना? मास ऑफ 1 मोल Na अमीनो एसिड की वैल्यू कितनी आ गई? 10 की पावर 5 ग्राम, है कि नहीं? मतलब 10 की पावर 5 ग्राम अमीनो एसिड, जो मोलर मास इतना है। मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, एक मोल सब्सटेंस का मास। तो आप बताइए क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 10 की पावर 5 ग्राम, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल 10 की पावर 5 ग्राम क्या हो जाएगा हमारा? इतना हमारे पास में क्या है? इसका मास, ये अमीनो एसिड का मास है ना, अमीनो एसिड, ठीक है, समझ में आ रही है? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 10 की पावर 5 ग्राम
अमीनो एसिड जो होगा एक मोल में, अब बताइए एक मोल में कितना मॉलिक्यूल, 10 की पावर 5 ग्राम अमीनो एसिड में मैं बोल सकता हूं क्या Na मॉलिक्यूल्स होंगे। भाई देखो एक मोल बोलो या Na मॉलिक्यूल बोलो, क्या बात बराबर है क्या? मतलब इतना ग्राम अमीनो एसिड में कितने मॉलिक्यूल होंगे, एक मोल मॉलिक्यूल होंगे। एक मोल मॉलिक्यूल का मतलब Na मॉलिक्यूल होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? मतलब इतना ग्राम अमीनो एसिड में इतना मॉलिक्यूल होगा, तो एक ग्राम में तो इतने हमारे पास में क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। क्या आपको समझ पा रहे हैं? मोलर मास का मतलब एक मोल का मास, एक मोल का मास मतलब Na मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का भी। यहां तक किसी को डाउट है क्या? मैं एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया था, नंबर ऑफ एटम मालूम है, एटॉमिक मास मालूम है, आपने मोलर मास निकाला। ये जो मोलर मास निकाला वो एक मोल मॉलिक्यूल का मास निकाला। एक मोल मॉलिक्यूल को आप लोग क्या भी लिख सकते हैं, Na मॉलिक्यूल। मतलब Na मॉलिक्यूल का मास कितना आ गया, 10 की पावर 5 ग्राम। मतलब 10 की पावर 5 ग्राम में Na मॉलिक्यूल होगा, तो 1 ग्राम में पूछा गया था, तो Na से डिवाइड करिए। अगर आप चाहें तो इसका वैल्यू रख के डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो Na के टर्म्स में निकालना है तो आंसर यहीं तक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखिए, जब भी आपको बात किया जाए मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का, तो नंबर ऑफ एटम को क्या पुट करना है, 1। समझ में आ रही है ना? तो देखिए अगर हम लोग बात करें मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, तो यहां में जो परसेंटेज कंपोजिशन होगा, जो परसेंटेज कंपोजिशन है तो देखिए अगर हम लोग नंबर ऑफ एटम को 1 रख देते हैं तो उस केस में हमारा जो मोलर मास आएगा वो क्या आ जाएगा, मिनिमम मोलर मास आ जाएगा। तो फॉर्मूला तो यही होगा, परसेंटेज कंपोजिशन का क्या हो जाएगा बताइए, नंबर ऑफ एटम 1 इंटू एटॉमिक मास ठीक है, ये हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम को आपने 1 रख दिया और उस समय जो मोलर मास कैलकुलेट करके आएंगे तो कैसा आ जाएगा, मिनिमम मोलर मास हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? कॉपी कर लीजिए, लिखे इफ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर, if percentage composition of sulfur in a compound, if percentage composition of sulfur in a compound is 25%, if percentage composition of sulfur in a compound is 25%, then find the minimum molecular mass of the compound. Then find the minimum molecular mass of the compound. चलिए, आयंग बायोलॉजी पढ़ रही है ना भाई, बायोलॉजी तो समझ में आ सकता है, केमिस्ट्री ही फिजिक्स से सिलेक्शन नहीं होता है, ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए किसी का आंसर आया 128, चलिए आ गया। चलिए नेक्स्ट, किसी का डाउट नहीं है ना? परसेंटेज कंपोजिशन डाल दीजिए, एटॉमिक मास मालूम है सल्फर का, यहाँ में कितना दिया गया था बताइए, 25%। इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, तभी भी आप लोग का नहीं हो रहा है। सल्फर का 32, यहाँ से क्या निकल जाएगा, मिनिमम मोलर मास इंटू 100। आप निकाल सकते हैं मिनिमम मोलर मास जो 128 आ रही है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन भाई टॉपिक अब दिमाग लगाना है, ठीक है, तभी आपका सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग में लिखेंगे स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री जो होती है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है। स्टेचियोन से मिला है और मेट्रॉन से मिला है। स्टेचियोन मतलब होता है एलिमेंट,
और यहाँ में होता है मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर। तो यहाँ में हम लोग एलिमेंट को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेचियोमेट्री। तो एलिमेंट को मेजर करना है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, स्टेचियोमेट्री बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टेचियोमेट्री को समझने के लिए पहले कुछ हम लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन लिखा होता है N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3। आप लोग केमिकल इक्वेशन पढ़े होंगे, मतलब एलिमेंट को इस फॉर्म में लिख देना, ये केमिकल इक्वेशन कहलाता है। और केमिकल मतलब N2 आपस में कंबाइन किया, मतलब एक मॉलिक्यूल N2 3 मॉलिक्यूल H2 के साथ में कंबाइन किया तो 2 मॉलिक्यूल अमोनिया का बना, है कि नहीं। या आप दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं, एक मोल N2 3 मोल H2 के साथ में कंबाइन हुआ तो कितने मोल अमोनिया बना भाई, 2 मोल अमोनिया बना, ठीक है। लेकिन इस अमोनिया की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो N2 और H2 से डिफरेंट होंगे, और इनका फिजिकल स्टेट को बताने के लिए हम लोग यहाँ में मेंशन कर देते हैं, ये गैस है, ये गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन को बैलेंस होना पड़ेगा। और जो भी मान लो जो भी ये रिएक्शन लिखा गया है, इसका आगे में ये जो नंबर है 2 और यहाँ में 3 और यहाँ में 1, ये कहलाता है स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या कहलाता है, स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। शॉर्ट में उसको SC भी बोला जा सकता है। तो पहले हम लोग इसका शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। तो लिखिए इंट्रोडक्शन। पहला पॉइंट लिखिए, देखिए द केमिकल इक्वेशन इज symbolic representation of the chemical equation is symbolic representation of any chemical change, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे स्टेचियोमेट्रिक डील्स ओनली विथ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब भी आप लोग स्टेचियोमेट्री को सॉल्व करेंगे तो रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। बिना रिएक्शन को बैलेंस किए स्टेचियोमेट्री से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन हमेशा गलत आएगा। तो स्टेचियोमेट्री डील्स ओनली विथ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट में 3 पॉइंट में लिखेंगे A balanced chemical equation gives us quantitative relationship between amount of reactant and product. A balanced chemical equation gives us quantitative relationship between amount of reactant and product, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, मास में रिलेशन, मोल में रिलेशन, वॉल्यूम में रिलेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट में लिखेंगे स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट किसको बोलते हैं। स्टेचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो लिखिए द कोफिशिएंट ऑफ वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, in balanced chemical equation are known as stoichiometric coefficient, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 अमोनिया, तो बताइए इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, H2 का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, अमोनिया का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2। तो कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन होता है तो यहाँ में जो इसका नंबर होता है, ये सब नंबर वो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो मोल को भी रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे
स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट रिप्रेजेंट, स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट, शॉर्ट में स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट को SC लिख दीजिएगा। स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल of various component, the number of mole of various component in a chemical reaction, the number of mole of various component in chemical reaction. क्या समझ में आ रही है? क्या हमारा जो स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो होता है वो किसका भी रेशियो होता है भाई? मोल का भी नंबर। मतलब जो स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वही हमारे क्या होते हैं? मोल भी होते हैं। मैं बोल सकता हूं कि N2 का 1 मोल H2 के 3 मोल के साथ में रिएक्शन करेगा तभी अमोनिया का 2 मोल बन सकता है। बोलो क्लियर है क्या? तो जो स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाता है वो क्या भी कहलाता है? मोल भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब एक इक्वेशन अभी कॉपी नहीं करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो लिखा है भाई N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 अमोनिया, ठीक है, समझ में आ रही है? तो अगर हम यहां में लिखे, अभी कॉपी मत करिएगा आप लोग, लिखिएगा अभी मत। पहला नंबर, जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा रेशियो ऑफ स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट बताइए, क्या इसका रेशियो, इसका स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना होगा? 1, इसका कितना होगा? 3, और इसका कितना हो जाएगा? 2। तो स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो क्या हो जाएगा बताइए? 1:3:2। अगर आपसे कोई बोलेगा अमोनिया का स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है तो क्या बोलेंगे? 2। अमोनिया का कितना बोलेंगे? 2। हाइड्रोजन का कितना बोलेंगे? 3। अच्छा, अब थोड़ा सा आपसे पूछा जाए रेशियो ऑफ मोल, क्या आपको बताया गया था कि जो स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वही हमारा मोल भी होता है? तो अगर मोल का रेशियो पूछा जाए तो मोल का रेशियो भी क्या होगा? 1:3:2। क्या जो स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो होता है वही हमारा मोल का भी रेशियो होता है। क्लियर है क्या? अगर मैं बोलूं रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर हमको मॉलिक्यूल का रेशियो चाहिए, किसका रेशियो चाहिए? मॉलिक्यूल का रेशियो चाहिए। अगर तुमको मोल गिवन है तो किससे मल्टीप्लाई करने से मॉलिक्यूल निकल जाएगा? Na से। तो क्या मैं लिख सकता हूं 1 × Na is to 3 × Na, क्या is to 2 × Na? बताओ कि किसी को डाउट है क्या भाई? क्या ये मॉलिक्यूल का रेशियो है कि नहीं है? और सब में Na है तो क्या Na भी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। इसका मतलब क्या जो स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो होता है वही सेम रेशियो मोल का होता है, वही सेम रेशियो मॉलिक्यूल का भी होता है, वही सेम रेशियो मॉलिक्यूल का भी होता है। मतलब मॉलिक्यूल का भी रेशियो कितना आ गया भाई? 1:3:2। अच्छा, नेक्स्ट, रेशियो ऑफ वॉल्यूम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर सेम कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा भाई? थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, देखिए। अच्छा, आप लोग जानते हैं इधर देखिए, क्या PV = nRT है क्या भाई? PV = nRT। आप थोड़ा सा यहां में ध्यान दीजिए भाई, PV = nRT होती है कि नहीं होती है? क्या तुमने बोला सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर? क्या प्रेशर कांस्टेंट है? क्या R कांस्टेंट होता है? क्या तुमने टेम्परेचर भी कांस्टेंट माना है? इसका मतलब तुम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। क्या जो मोल का रेशियो होगा वही सेम वॉल्यूम का भी रेशियो होगा? क्या तुम समझा नहीं समझा? अगर भाई ऐसा लिखा होता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, इसका ये मतलब होता है V2/V1 = N2/N1। यही तो होता है ना? अरे भाई, जो वॉल्यूम का रेशियो वही हमारा मोल का भी रेशियो हो सकता है। तो अगर मैं वॉल्यूम भी लिखूं, मतलब ध्यान से सुनिए, अगर मोल का रेशियो 1:3:2 है तो वॉल्यूम का भी रेशियो 1:3:2 होगा। किसी को डाउट नहीं है? मतलब ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन होता है तो वहां में जो स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो तो पता चल जाएगा। रिएक्शन का आगे में जो कोफिशिएंट होता है उसको स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। जो स्टेचोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो होता है वही हमारा मोल का रेशियो होता है, वही हमारा मॉलिक्यूल का रेशियो होता है, वही हमारा वॉल्यूम का रेशियो होता है। क्या समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा, कोई बोलेगा मास का भी रेशियो सेम होता है। क्या मास का रेशियो सेम होता है, अलग होता है? अलग होता है भाई। अगर तुमको बताइए, आप लोग थोड़ा सा यहां में ध्यान दीजिए, अगर तुम्हारा मोल का रेशियो 1:3:2 है,
ये नाइट्रोजन के लिए, ये हाइड्रोजन के लिए, ये अमोनिया के लिए। क्या यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना भाई? तो बताओ ये मोल का रेशियो है, तो मोल को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो मोलर मास निकलता है? मोल को किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि मोलर मास निकलता है? मैं कुछ गलत पूछ रहा हूं? अगर हमको भाई मास निकालना है तो मोल को मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तब मास निकल जाएगा। तो बताओ इसका मोल है 1, इसका मोलिकुलर मास 28, इसका कितना हो जाएगा 2, और इसका कितना हो जाएगा 17। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये किसका रेशियो है? मास का। तो इसका 28, इसका 6, इसका 34। ये रेशियो और ये रेशियो अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है। समझ में आ रही है ना? तो मास का रेशियो सेम नहीं होता है। अगर कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया है तो 4 चीज सेम होती है। क्या क्या? जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो होगा वही मोल का रेशियो होगा, वही मॉलिक्यूल का रेशियो होगा, वही वॉल्यूम का रेशियो होगा, लेकिन मास का रेशियो अलग हो सकता है। बोलो क्लियर है क्या? हाँ, क्या आपको समझ पा रहे हैं आप लोग? पहले इसको कॉपी करिए। आप लोग का मेजर ड्रॉबैक क्या है मालूम है? आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। मेजर ड्रॉबैक यही है। आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, आप इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते हैं। भाई कुछ भी चीज़ें शुरू से पढ़ाई जा रही है, ये नहीं कि एकदम पूरा एकदम मैंने मोल कॉन्सेप्ट से ख़त्म ही कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। एकदम पूरा बेसिक से। 11 में भी आपको ऐसा नहीं पढ़ाया गया होगा, वो उड़ा उड़ा के पढ़ा देते हैं, डिफिनेशन लिखा देते हैं। आपको एकदम पूरा बेसिक से पढ़ाई जा रही है और आप नहीं पढ़ते हैं, तो ये आपका मेजर ड्रॉबैक है। नहीं पढ़ते हैं तो आपके पापा के पास पैसा बहुत ज़्यादा होगा, एक साल में नहीं होगा, दूसरा साल ड्रॉप करेंगे, दूसरा नहीं होगा, तीसरा करेंगे, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी सोचना नहीं है। आपका ये लास्ट एम है, लास्ट ड्रॉप है, ऐसा सोचना है इसमें मुझे जैसे भी निकालना है। और आपको हर सब्जेक्ट को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है, फिजिक्स को भी उतना ही, केमिस्ट्री उतना ही, बायो, तब जाके आपका एक साल के बाद अच्छा नंबर आ सकता है। लिखिए, द रेशियो ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, द रेशियो ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, द रेशियो ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट also represent the ratio of पहला नंबर, also represent the ratio of, पहला नंबर में लिखिए the number of mole, A में लिखिए the number of mole, B में लिखिए the number of molecule, the number of mole, B में लिखिए the number of molecule, C में लिखिए the volume of gas at same temperature and pressure, the volume of gas at same temperature and pressure। ठीक है, समझ में आ रही है ना? नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, 3 चीज सेम होती है। क्या क्या सेम होती है? मोल सेम होती है, मॉलिक्यूल सेम होती है, और तीसरा क्या सेम होती है? मॉलिक्यूल सेम होती है, मोल सेम होती है, और वॉल्यूम सेम होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए, बट it does not represent the ratio of mass of various component। ठीक है, समझ में आ रही है? तो देखिए, सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, समझ में आ रही है ना? अभी मैं स्टेप लिखाऊंगा, 3 स्टेप में सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई एक क्वेश्चन लिखाएंगे, उसी पे स्टेप भी लिखेंगे और उस स्टेप को याद रखिएगा, सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। और हम लोग सारी क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टोइचोमेट्रिक, है ना? स्टोइचोमेट्रिक जो कोफिशिएंट होता है वही मोल का रेशियो होता है, वही मॉलिक्यूल का रेशियो होता है, वही वॉल्यूम का रेशियो होता है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, what is the mass of CaO, calcium oxide, which can produce by, what is the mass of calcium oxide which can be produced by the decomposition of
decomposition of 50 gram of calcium carbonate. What is the mass of calcium oxide which can be produced by decomposition of 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट? क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने पे कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा, यही ना क्वेश्चन है। तो आइए ध्यान दीजिए, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है हीट करना। ध्यान से सुनिए भाई, एक पहला देखिए हमारे पास में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और ये सॉलिड स्टेट में होता है। इसका ऊपर एरो का मतलब होता है इसको हीट किया जा रहा है, और जब भी आप हीट करेंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यही बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, अब बताइए किसके बारे में आपको दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में दिया है क्या? तो जिसके बारे में दिया है मैं उसको लिखूंगा गिवन कंपोनेंट। ये हमारा दिया है, ये हम लोग एक स्टेटमेंट गिवन कंपोनेंट है ना। हमको क्या दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है, कितना गिवन है बताइए, कितना ग्राम, 50 ग्राम। ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारा गिवन है। हमको क्या चाहिए, CO2 चाहिए या CaO चाहिए? कैल्शियम ऑक्साइड का क्या चाहिए बताइए, CaO का, कैल्शियम ऑक्साइड का क्या चाहिए, मास चाहिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड का मास चाहिए। ठीक है, क्या आप लोग रिएक्शन को लिख लीजिए एक बार थोड़ा जल्दी से। CS लिख लिया आपने, तो जो चाहिए उसको बोलेंगे टारगेट इक्वेशन। क्या बोलेंगे, टारगेट कंपोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टारगेट कंपोनेंट। मतलब जो गिवन है उसको गिवन कंपोनेंट, जो निकालना है वो हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, पहला स्टेप, जनरेटर ऑन कर दे। पहला हमारा टारगेट क्या होगा भाई, देखिए सबसे पहला काम ये होगा कि जो गिवन है उसका हेल्प से हमको मोल निकालना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, हमको सबसे पहले क्या निकालना है, मोल निकालना है। मोल निकालेंगे, किसका निकालेंगे, जो गिवन कंपोनेंट दिया है उसका हम लोग क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। क्या गिवन था आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या गिवन था भाई, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का मास गिवन है। अगर मास गिवन है तो किससे डिवाइड करके मोल निकाल सकते हैं, मोलर मास है। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है, 100 होता है। याद रखिए कितना होता है भाई, 100 होता है। तो पहला स्टेप में हमारा ये काम होगा कि जो गिवन कंपोनेंट है उसका मोल निकालेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ये होता है भाई, दूसरा स्टेप ये है कि जो हमारा टारगेट है ना, टारगेट कंपोनेंट का मोल निकालेंगे विथ द हेल्प ऑफ स्टेचोमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो पहले लिखिए स्टेप 1, फाइंड द नंबर। पहले स्टेप 1 में क्या करेंगे भाई, लिखिए फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ द गिवन कंपोनेंट। फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ गिवन कंपोनेंट। फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ गिवन कंपोनेंट। चलिए साथ साथ में ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करते रहेंगे। तो आपको क्या गिवन था भाई, मास ऑफ CaCO3 50 था, उसका मोलर मास 100 है। तो मोल निकाल दीजिए, जल्दी से निकालिए, मोल ऑफ CaCO3 निकालिए। क्या आधा निकल गया, हाफ निकल गई, क्या 0.5 निकल गया? लिखेंगे स्टेप 2, यूजिंग स्टेचोमेट्री कोफिशिएंट, शॉर्ट में SC लिख सकते हैं। यूजिंग स्टेचोमेट्री कोफिशिएंट फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ टारगेट कंपोनेंट। फाइंड द नंबर ऑफ मोल ऑफ टारगेट कंपोनेंट with the help of unitary method, with the help of unitary, UNITARY, unitary method। कौन सा मेथड से भाई, यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा ये क्या था भाई, गिवन कंपोनेंट था, है ना। देख लीजिएगा ये हमारा क्या था, गिवन कंपोनेंट था, और जो चाहिए ये हमारा टारगेट कंपोनेंट है। ठीक है, तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, स्टेप 1 में सबसे पहले जो हमारा गिवन कंपोनेंट है उसका मोल निकाल लिया। तो मोल ऑफ CaCO3 क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा मास कितना था 50 ग्राम, डिवाइड बाई मोलर मास कितना है 100, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, मतलब 0.5 मोल निकल गया। अब स्टेप 2 क्या है, मैंने स्टेप 2 में बोला है कि सबसे पहले जो टारगेट कंपोनेंट है उसका मोल निकालना है, किसके हेल्प से, स्टेचोमेट्री के हेल्प से, और कौन सा मेथड से, यूनिटरी मेथड से। समझ में आ रही है। अच्छा बताइए इसका कोफिशिएंट कितना है भाई 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 1,
और CO2 का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। समझ में आ रही है क्या? तो क्या ये जो हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो किसको भी बताता है, मोल को भी बताता है क्या? तो मैं लिख सकता हूं क्या कि अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होगा तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा भाई। बोलिए ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं? मतलब मैं लिख सकता हूं कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। बोलिए क्लियर है क्या? हम लोग टारगेट कंपोनेंट की मोल में पहुंच रहे हैं, ठीक है? तो बताइए अगर 1 मोल में 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड होगा तो कितना मोल निकला था भाई? 0.5 मोल। तो 0.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कितने मोल हो जाएंगे? तो क्या बताइए हमारा जो टारगेट कंपोनेंट है वो क्या उसका मोल निकल गया? टारगेट कंपोनेंट का मोल कितना निकल गया? 0.5। कितना निकल गया भाई? 0.5। अब तीसरा स्टेप थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, स्टेप नंबर 3। अब आपको क्या चाहिए ये बताइए, कैल्शियम ऑक्साइड का मोल चाहिए कि मास चाहिए? अगर मोल गिवन है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि मास निकल जाता है? मोलर मास से। किससे? मोलर मास से। तो बताइए क्या आप लोग बताइए, मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना हो गया भाई? 0.5। और आपको निकालना है मास। मास होता है मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। अब देखिए यहां में कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम का कितना होता है भाई? 40, और इसका तो क्या 56 होता है कि नहीं होता है? 0.5 को 56 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मास निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? मास निकल जाएगा, और जो वैल्यू आएगी 28 ग्राम आएगी। कितनी आ जाएगी भाई? क्या क्वेश्चन समझ में आया है? सबसे पहले ऐसा टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक कंपोनेंट गिवन होगा, दूसरा कंपोनेंट का मास निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कुछ भी निकालना है तो निकाल सकते हैं। सबसे पहला काम ये होगा कि जो कि गिवन कंपोनेंट है उसका हम लोग क्या निकाल लेंगे? मोल। क्या निकाल लेंगे? मोल। दूसरा, जो उसका स्टोइचियोमेट्री के हेल्प से जो टारगेट कंपोनेंट है उसका मोल निकालने की कोशिश करेंगे विथ द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड यही है कि अगर ये 1 मोल है तो ये 1 मोल बनेगा, है कि नहीं? तो इतना मोल आया गिवन कंपोनेंट का, तो टारगेट का कितना मोल होगा? इतना। अगर मोल है तो कुछ भी निकाला जा सकता है। क्लियर है क्या? दूसरा क्वेश्चन, क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? रट लो, जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन होगा, पहला गिवन कंपोनेंट का मोल, दूसरा टारगेट का मोल निकालना है विद द हेल्प ऑफ यूनिटरी मेथड, विद द हेल्प ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स से, है कि नहीं? और कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? यूनिटरी। और जब टारगेट कंपोनेंट का मोल निकल जाए तो उसका मास निकालना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोलिक्यूल निकालना है तो Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम निकालना है तो 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आराम से निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2। यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना भाई? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 at STP, calculate the volume of CO2 gas, calculate the volume of CO2 gas at STP which is produced by decomposition of 200 gram of calcium carbonate. Calculate the volume of CO2 gas at STP which is produced by decomposition of 200 ग्राम ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा बताइए कैल्शियम कार्बोनेट का क्या दिया है भाई? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? क्या दिया है? कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया है। क्या निकालना है? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या निकालना है? वॉल्यूम एट STP। तो भाई सेम क्वेश्चन है क्या? सबसे पहले देख लो गिवन कंपोनेंट क्या है, टारगेट क्या है। गिवन कंपोनेंट का मोल निकालो, उससे टारगेट कंपोनेंट का मोल में जाइए, है ना? और टारगेट कंपोनेंट का मोल निकल जाए तो उसका वॉल्यूम निकाल दीजिए। चलिए सॉल्व करेंगे जल्दी से। टारगेट, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 बताइए। स्टेप नंबर 1 है कि गिवन का मोल निकालेंगे। तो गिवन का मोल क्या होता है? मास, मोलर मास। क्या आपका फॉर्मूला दिमाग में चलना चाहिए? कैलकुलेशन जल्दी जल्दी होना चाहिए। 2 आ गया। गिवन कंपोनेंट का मोल हो गया, निकल गया। इस गिवन कंपोनेंट का मोल के हेल्प से हम लोग टारगेट कंपोनेंट की मोल निकालेंगे, ठीक है? तो बताइए हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर ये 1 मोल होगा तो कितने मोल CO2 बनेगा? अगर 1 मोल कैल्शियम, क्योंकि ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारा मोल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अगर ये 1 मोल होता
तो 1 मोल CO2 बन जाता, लेकिन कितने मोल हैं भाई? 2। तो 2 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से क्या हमारा 2 मोल CO2 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो जो टारगेट कंपोनेंट का हमने मोल निकाल लिया, स्टेप नंबर 2 कर लिया, मतलब मोल ऑफ CO2 बताइए कितना निकल गया भाई? मोल ऑफ CO2 बताइए कितना? 2। अब स्टेप नंबर 3 में जो आपको चाहिए वो निकाल लीजिए। आपको चाहिए क्या बताइए? क्या? वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP, और वॉल्यूम क्या होता है? मोल मल्टीप्लाई बाई 22.4 लीटर। तो 2 इंटू 22.4 44.8 लीटर। क्या ये समझ पा रहे हैं क्या? क्वेश्चन कितना आसान है कि नहीं? चलिए, क्योंकि अभी आसान कराया गया था, आसानी है, यही 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3/2 O2 gives Al2O3। 2 एल्यूमिनियम प्लस 3/2 O2 gives Al2O3। एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट मास ऑफ एल्यूमिनियम, फाइंड आउट मास ऑफ एल्यूमिनियम, फाइंड आउट मास ऑफ एल्यूमिनियम। हाँ ठीक है, क्वेश्चन क्या था? फाइंड आउट मास ऑफ एल्यूमिनियम इज यूज टू कंज्यूम पहला 9/2 मोल ऑफ O2 8 ग्राम ऑफ O2। मतलब 2 क्वेश्चन दिया है। एक बार हमारा क्या है, देखिए क्या बोल रहा है कि हमारा रिएक्शन है 2Al प्लस 3/2 O2 गिव्स Al2O3। तो फाइंड आउट द मास ऑफ एल्यूमिनियम। क्या करना है? दोनों केस में किसका निकालना है? एल्यूमिनियम का मास निकालना है जो कंज्यूम हो रहा है। पहला O2 का मोल दिया है, पहला केस में 9/2 मोल ऑफ O2, और दूसरा बार O2 का क्या दिया है भाई? मास दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व सोल्यूशन ए का, उसमें क्या दिया है भाई? 9/2 मोल ऑफ O2 दिया है। ठीक है, समझ में आ रही है ना? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या निकालना है बताइए? एल्यूमिनियम का, दोनों केस में किसका निकालना है? मास। एल्यूमिनियम का मास निकालना है। पहला स्टेप क्या है बताओ? Al2O3 का ऑक्सीजन का मोल दिया है क्या भाई? स्टेप नंबर, क्या ये गिवन है? क्या ये गिवन है? ये टारगेट है। बोलिए, क्लियर है क्या? एक गिवन है, दूसरा टारगेट है। तो पहला ऑक्सीजन गिवन है, तो बताइए क्या पहला स्टेप में हमारा क्या होना चाहिए? स्टेप नंबर 1, क्या मोल ऑफ O2 निकालना। क्या O2 का मोल डायरेक्टली दिया है कितना? 9/2। क्या 9/2 मोल गिवन है क्या? पहला जो हमारा गिवन है उसका मोल निकालिए। अरे भाई ऑलरेडी मोल गिवन है तो मोल कैसे निकालेंगे, है कि नहीं? मोल दिया है, अगर मास दिया होता, वॉल्यूम दिया होता तो मोल निकाल लेते, लेकिन डायरेक्टली मोल गिवन है। बोलो, क्लियर है क्या? अच्छा बताइए, स्टेप नंबर 2 में क्या क्या करते थे? उसका स्टेचोमेट्री का हेल्प से टारगेट का मोल निकालते थे क्या? तो क्या तुम लिख सकता है कि 2 मोल एल्यूमिनियम में कितने मोल ऑक्सीजन होंगे? क्योंकि जो ये स्टेचोमेट्री कोफिशिएंट है वही हमारा मोल को रिप्रेजेंट करेगा। बोलो, क्लियर है क्या? तो मैं लिख सकता हूं, देखो 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम में कितना मोल? 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा? तो आपको क्या निकालना है? टारगेट का मोल निकालना है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्या कि 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकेंगे? बोलो भाई, लिख सकते हैं? थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लेकिन ऑक्सीजन के कितने मोल है? 9/2। तो पहले देखो 3/2 मोल में 2 मोल एल्यूमिनियम है, तो 1 मोल ऑक्सीजन में कितने होंगे बताइए? बताओ, क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? चलो ठीक है, 3 मोल में ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हो जाएगा क्या? देखो 2 से क्रॉस करेंगे तो 1 मोल ऑक्सीजन गिव्स 4/3 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। बोलो, क्लियर है क्या भाई? अरे भाई 3/2 मोल ऑक्सीजन में एल्यूमिनियम के 2 मोल है, तो 1 मोल ऑक्सीजन में एल्यूमिनियम के कितने मोल है? निकाल लीजिए। अब कितना मोल दिया था? 9/2। कितना दिया था भाई? 9/2। तो बताओ 9/2 मोल ऑक्सीजन कंटेन 9/2 इंटू 4/3, क्या इतना मोल ऑफ एल्यूमिनियम होगा कि नहीं होगा?
होगा, कटेगा, देखो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, बताइए 9/2 मोल ऑक्सीजन में क्या हमारा 6 मोल एल्युमिनियम का होगा? होगा क्या? क्या हमारा जो टारगेट कंपोनेंट है उसका मोल निकल गया, लेकिन क्या निकालना था? मास। क्या निकालना था? मास। तो बताइए मोल ऑफ एल्युमिनियम कितना निकल गया? 6। तो स्टेप नंबर 3 में अब आंसर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा भाई? मास ऑफ एल्युमिनियम। मास कैसे निकालते हैं? मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, और मोल कितना है? 6, और इसका एल्युमिनियम का कितना होता है भाई? 26। मल्टीप्लाई करेंगे मास निकल जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? देखो हर क्वेश्चन में वही अप्लाई किया जा रहा है। यहाँ में ऑक्सीजन का क्या दिया था भाई? मोल ऑलरेडी गिवन है, ये गिवन है, ये टारगेट है, तो बोलेंगे हम लोग कैसे बोलेंगे? देखो अगर ऑक्सीजन का 3/2 मोल होगा तो एल्युमिनियम का 2 मोल चाहिए, 3/2 मोल पे 2 मोल चाहिए, तो ऑक्सीजन का अगर 1 मोल होगा तो एल्युमिनियम के कितने मोल होंगे? निकाल लीजिए। और भाई देखो ये 3/2 है ना, 2 को क्रॉस करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? 3 मोल ऑक्सीजन मतलब 4 मोल एल्युमिनियम। फिर 3 से डिवाइड करो तो 1 मोल ऑक्सीजन में एल्युमिनियम के इतने मोल होंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन ऑक्सीजन के कितने मोल गिवन था? 9/2। अगर 1 मोल ऑक्सीजन में इतने मोल, तो 9/2 में कितना होगा? तो बताओ 9/2 मोल ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा? 6 मोल एल्युमिनियम होगा। तो क्या हमारा जो टारगेट था वो मिल गया कि नहीं? टारगेट कंपोनेंट का मोल निकल गया। उस मोल को मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास निकल जाएगा। देखिए भाई इधर देखिए, बी में देखेंगे हम लोग बी का सॉल्व करेंगे। देखिए कितना आसान है। पहले बताइए बी का सॉल्यूशन। पहले बताइए क्या दिया है? बी में क्या दिया है? ऑक्सीजन। क्या निकालना है? एल्युमिनियम। लेकिन इस केस में ऑक्सीजन का क्या दिया है भाई? क्या दिया है? मास। क्या दिया है? मास। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे स्टेप नंबर 1 में, ये बार बार लिखना जरूरी नहीं है, मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। पहला स्टेप में क्या? मोल ऑफ गिवन कंपोनेंट। क्या O2 है? O2 का मास कितना है भाई? 8। और O2 का मोलर मास कितना है? एक ऑक्सीजन में 16, तो 2 ऑक्सीजन में कितना? 32। 2 × 16 करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो बताओ इसका मोल कितना निकल गया? 1/4। कितना निकल गया? 1/4। क्या गिवन कंपोनेंट का मोल निकल गया? तो फिर क्या करेंगे? स्टोइचियोमेट्री से। देखिए क्या लिखा जाएगा बताइए कि 3/2 मोल ऑफ O2 में एल्युमिनियम के कितने मोल? वही इसको ऐसे लिख सकते थे ना, स्टेप नंबर 2 में स्टोइचियोमेट्री यूज करो। ये भी मोल है, ये भी मोल है, तो 2 मोल एल्युमिनियम के लिए 3/2 मोल क्या चाहिए? O2। तो इसको फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो बताइए 1 मोल ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा बताइए? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मोल ऑफ क्या? एल्युमिनियम। तो 3 मोल, मैं कुछ गलत नहीं लिख रहा हूं क्या? अच्छा बताइए, देखिए 3/2 मोल ऑक्सीजन में 2 मोल एल्युमिनियम। किसी को डाउट है क्या? नहीं। तो बताओ 1 मोल ऑक्सीजन में कितने मोल एल्युमिनियम के होंगे? 2 / 3/2। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? इसको डिवाइड ही तो करेंगे ना नीचे ले जाके, और ये नीचे वाला नंबर जाके ऊपर क्या हो जाएगा? क्रॉस। तो 1 मोल ऑक्सीजन में इतना मोल एल्युमिनियम के होंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई? भाई जो भी यहाँ में नंबर होता है इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 मोल, इतना मोल में 2 मोल है, तो 1 मोल में क्या होगा? ये नंबर इधर डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, और ये 2 जाके ऊपर क्रॉस हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तुम लोग नहीं समझा, तुम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे, समझ में आया क्या? अच्छा आप देखिए, बताओ मोल ऑफ एल्युमिनियम कितना निकल गया? 4/3। कितना निकल गया? 4/3। क्या निकालना है? क्या निकालना है बताइए? मास। तो स्टेप नंबर 3 में क्या निकालना है? मास। तो मास ऑफ एल्युमिनियम कैसे निकालेंगे? मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। बताओ मोल कितना है? 4/3। मास कितना है? 4/3। 1/4। ओ सॉरी, हाँ, 1 मोल ऑक्सीजन में इतने मोल होंगे, तो कितने मोल आ रहे थे भाई? 1/4। गलती ही हो जाता। कितना हो जाएगा बताइए? 1/4 × 4/3। तो आंसर कितना आ जाता? 1/3 मोल ऑफ एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम के मोल तो निकल गया कितना? 1/3। तो क्या निकालना था? मास। तो मास ऑफ एल्युमिनियम क्या हो जाएगा? मोल मल्टीप्लाई बाई मोलर मास। कंसेप्ट समझ में आया भाई?
मोल कितना है 1/3, मास कितना है एल्युमिनियम का 27, तो कितना आ जाएगा आंसर 9 ग्राम। ठीक है, समझ में आ रही है। लेकिन अभी तक हमने जो क्वेश्चन करा बहुत आसान आसान करा है ना, एक अच्छा क्वेश्चन करते, चलिए लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा एयर का वॉल्यूम और ऑक्सीजन का वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, और नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्यूरिटी, ये सारी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, find the volume of oxygen gas which is required for the complete combustion of 5 liter of propane। फॉर्मूला लिख लीजिए C3H8, तो आंसर घर में आप सॉल्व करके लाइएगा C3H8, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस विच इज required for the complete combustion of 5 liter of propane C3H8। अच्छा थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई, ये घर में आप लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा जब भी हम लोग बात करते हैं कंबसन, क्या लिखा होगा, याद रखिएगा कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंबसन कराने से प्रोडक्ट हमेशा CO2 प्लस H2O ही मिलेगा, या वो एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, कुछ भी हो, कंबसन कराएंगे प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, CO2 प्लस H2O। देखिए सबसे पहले जैसे मान लो लिखा है प्रोपेन C3H8 का कंबसन कराएंगे, प्रोडक्ट हमेशा CO2 प्लस H2O ही मिलेगा। लेकिन ये रिएक्शन अभी कॉपी नहीं करेंगे भाई, लेकिन रिएक्शन को सबसे पहला काम ये है कि बैलेंस करेंगे, क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे वैलिड होती है, तो बैलेंस करना है। और हाइड्रोकार्बन को बैलेंस करने के लिए पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं, दूसरा बार हाइड्रोजन को, तीसरा बार ऑक्सीजन को, ऐसे बैलेंस करते हैं। पहले पहला कार्बन बैलेंस होगा, फिर हाइड्रोजन, नेक्स्ट में क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। बताइए यहाँ में कार्बन कितना है 3, यहाँ में क्या लिख दिया जाएगा 3, हाइड्रोजन कितना है 8, तो यहाँ में 2 है तो क्या कर देंगे 4, तो बताओ ऑक्सीजन कितना हो गया 3 2 जा 6, और यहाँ में कितना 4 10, और यहाँ में क्या कर देंगे 5। समझ में आ रही है क्या, ऐसे करना है, अभी कॉपी नहीं करेंगे, अभी देखो C6H5COOH का कंबसन कराएगा, हमेशा प्रोडक्ट CO2 प्लस H2O बनेगा, उसका नाम है बेंजोइक एसिड। क्या नाम है, बेंजोइक एसिड। अगर मान लो बोला जाएगा कि बेंजोइक एसिड का कंबसन कराएगा, कंबसन मतलब O2 के साथ में प्रोडक्ट हमेशा CO2 प्लस वाटर ही बनेगा, रिएक्शन बैलेंस कराएंगे। बताइए यहाँ में कितना कार्बन है 6, बताओ यहाँ में क्या लिखेंगे 6, हाइड्रोजन कितना है 5 नहीं 6, यहाँ में 5, यहाँ में 6 हो गया, तो बताओ यहाँ में क्या लिखा जाए 3, क्या उसके बाद अब किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन। बताओ यहाँ में ऑक्सीजन कितना 12, कितना हो गया 12, और यहाँ में कितना 3, तो टोटल ऑक्सीजन इन राइट साइड कितना हो गया 15, लेकिन यहाँ में कितना ऑक्सीजन है 2, तो कितना बचा 13, तो क्या इसको लिखा जा सकता है 13/2। समझ पे आ रही है क्या, यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो यहाँ से 13 ऑक्सीजन, यहाँ से 2 ऑक्सीजन 15 ऑक्सीजन। समझ में आ रही है क्या। तो जब भी हाइड्रोकार्बन दिया जाए उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए दिया जाए तो हमेशा प्रोडक्ट CO2 और H2O होगा और उसको बैलेंस करना होगा। और बताओ क्या यहाँ में इसके मोल, अगर इसके 1 मोल है तो इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे, तो बताओ CO2 के कितने मोल बनेगा 6। अगर मैं बोलूं कि इसका 1 मॉलिक्यूल कम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेगा 13/2 मॉलिक्यूल, तो CO2 के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे 6। अच्छा बताओ अगर इसका वॉल्यूम 1 लीटर है तो इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए 13/2, मतलब इसका वॉल्यूम का रेशियो, मोल का रेशियो, मॉलिक्यूल का रेशियो सिमिलर होता है जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट का होता है। चलिए इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और थोड़ा सा ना आप लोग एनर्जेटिक रहिए भाई, ठीक है। और घर में जाना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए आप लोग, ये बात नहीं मानते सिलेक्शन नहीं होता है। घर में जाते समय सबसे पहला काम है तुम लोग पढ़ाई करना कब से शुरू कर देता है 6 बजे से, तो 6 बजे से 10 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी है। समझ में आ रही है ना भाई। तुम जितना देखो भाई 8 घंटा सेल्फ स्टडी नहीं होगा सिलेक्शन नहीं होगा, ये साफ साफ बात है। और जो स्टूडेंट थोड़ा सा लगता है कि हमको और मेहनत करना है तो आप और इसमें बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो 6 बजे से लेके 10 बजे से 11 बजे से 6 से 11 बजे तक डेली रूटीन में तुम पढ़ेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री। बोलो क्लियर है क्या भाई। 11 बजे से मान लो तुमने इसमें थोड़ा सा 30 मिनट रेस्ट किया, कंटिन्यू तो नहीं पढ़ सकता है। बोलो क्लियर है क्या। अगर 6 बजे से 11 बजे तक बैठेंगे तो तुम्हारा 5 घंटा होता है,
पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव 4 घंटा की होगी। कितनी घंटा की? 4 घंटा। तो इस 4 घंटा में तुम्हारा फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए। फिर मान लो तुमने ब्रेक लिया 11:30 से लेके 1 बजे तक, कितना बजे तक पढ़ते हैं? 12 बजे तक। बढ़ाइए उसको भाई, तो उसको मतलब अभी स्टूडेंट लाइफ में कम से कम 1 बजे तक पढ़ना है। कितना बजे तक पढ़ना है? मिनिमम 1 बजे तक पढ़ना है। लेकिन जो 11 बजे से 12 बजे वाला जो टाइम होता है बहुत मुश्किल वाला होता है, बहुत नींद आता है ना। और जैसे 12 क्रॉस होगा उसके बाद नींद आना खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग भी पढ़ते थे तो चाय बना के पीते रहते थे, मतलब ताकि नींद ना आए, ठीक है। समझ में आ रही है ना भाई? तो नींद ना आने का तरीका क्या है भाई? गर्म पानी पीजिए भाई, अगर आपके पास है, मतलब कुछ ऐसा करो जिससे नींद ना आए, ठीक है। इसके बाद तुमको पढ़ना है बायोलॉजी, ठीक है। देखिए भाई, बायोलॉजी पढ़ना, इसके बाद तुम आराम से 3 घंटा बायोलॉजी पढ़ सकता है। लेकिन जो पहला, अब तुम क्या करेगा, पहले तुम 4 घंटा बायोलॉजी पढ़ेगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री को कब देंगे? फिजिक्स केमिस्ट्री सही नहीं होगा, नहीं हो सकता सिलेक्शन। तुम बायो में तुम 90 क्वेश्चन का 90 क्वेश्चन भी कर लो, अरे भाई तुमको मार्क्स कितना ही मिलेगा? 360। इससे ज्यादा तो नहीं मिल सकता है ना। तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। ये नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि बायो नहीं पढ़ना है, बायो पढ़ना है। लेकिन बायो के लिए आपको 3 घंटा दीजिए समय, शाम का 11 बजे के बाद पढ़िए। समझ पा रहे हैं क्या? अब तुम बायोलॉजी पढ़ लिया, फिर मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, फिर फिजिक्स लेके बढ़ गया तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो जब तुम्हारा मूड होता है पढ़ाई करने का तो फिजिक्स से करिए। समझ पा रहे हैं क्या? तो जितना आपको क्वेश्चन यहाँ में दिया जा रहा है, बुकलेट का क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है। आप ये खुश मत हो जाइए कि आपने एक बार बुकलेट का क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो तुम खुश हो गया, मुझे सॉल्व हो गया। अरे भाई तुमने एक बार जो क्वेश्चन सॉल्व करा ना वो 3 मिनट में किया। कितना मिनट में? 3 मिनट में। लेकिन नीट का क्वेश्चन सॉल्व कितना करना है? 1 मिनट में। तो जब जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका इफिशियंसी होगी, टाइम कम होगा। तो एटलीस्ट 3 से 4 बार तो सॉल्व करना ही करना है। उससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम कम होगा। अब तुमने एक क्वेश्चन को 5 मिनट में सॉल्व किया, तुम खुश गया, मुझे तो फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। 5 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व हो रही है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या? तो इसलिए आप लोग अपना रूटीन बनाइए, आपको जैसा पढ़ना है वैसा पढ़िए। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री को 4 घंटा से कम पढ़ेंगे सिलेक्शन नहीं होता है। मैंने लास्ट ईयर में देखो बहुत सारा बच्चा, जितने भी बच्चे का रिजल्ट आया ना भाई, उसमें मैक्सिमम बायोलॉजी में मार्क्स सही है, फिजिक्स केमिस्ट्री में कम है। फिजिक्स केमिस्ट्री में कम है, उतना अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, नहीं मिला। किसी का भी टॉप कॉलेज नहीं मिला, नहीं मिला ना भाई। तो जी का ही एक उस समय 2022 में मिल गया, आसाम मेडिकल कॉलेज। बाकी कोई भी स्टूडेंट का आप लोग देखते हैं नहीं अच्छा कॉलेज है, मतलब ये नहीं बोलता हूँ खराब है, तुमको और अच्छा मिल सकता था अगर तुम फिजिक्स पे थोड़ा मेहनत कर लेता तो। क्लियर है? तो आप लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? फिजिक्स। क्या होनी चाहिए भाई? सेकेंड में केमिस्ट्री, थर्ड में ये बायो सर के सामने नहीं बोलना है, ठीक है। मतलब ऐसे करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। तो आज से तुमको क्या करना है, डेली क्या पढ़ेंगे? 4 घंटा फिजिक्स पढ़ेंगे। फिर ये जो जुलाई होगा ना, जुलाई में आप लोग का क्लासेस फिर लगाया जाएगा शाम का 6 बजे से 7:30 बजे तक। अल्टरनेट में फिजिक्स और केमिस्ट्री चलते रहेंगे ताकि आपका जो होगा केमिस्ट्री और फिजिक्स में प्रॉब्लम ना आए। इस बार हम लोग बहुत मेहनत करेंगे आप लोग का साथ में। शाम को 6 से 7:30 बजे तक पढ़ाएंगे फिजिक्स, और सिर्फ क्लासेस शाम की चलेगी वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की। एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा। और याद रखिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। समय आप लोग का जो कल दिखे ना टेस्ट में, हम लोग कितना चेंज ही हो जाएगा हम लोग का बिहेवियर भी, ठीक है, एग्जाम का समय में, ठीक है। हाँ, मतलब 1 मिनट का अंदर में आपको सॉल्व करना है। 10 बजे आना है, 11 बजे क्वेश्चन पेपर ले लिया जाएगा। तुम बोलेगा नीट में तो सिर्फ 90 क्वेश्चन होता है, आप 100 क्वेश्चन दे रहे हैं, 10 क्वेश्चन बढ़ेगा लेकिन टाइम भी सेम ही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। तुम बोलेगा नहीं हमको 10 मिनट और एक्स्ट्रा चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी बोलना नहीं है। 10 क्वेश्चन बढ़ेगा लेकिन टाइम सेम ही रहेगा। चलिए, आपको ऐसे डेली बताया जाएगा कैसे करना है, लेकिन जो आज बताया गया उसको याद रखिएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री को 4 घंटा से कम नहीं पढ़ना है।